हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे पॉलिटी का नया टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखे थे। तो आज चलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया। ठीक है, और यूपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, इवन एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहला हम देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल का? ठीक है, क्वेश्चन आता है हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका टेन्योर क्या फिक्स होता है ना नहीं होता है? यदि आपसे पूछा जाए तो इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। टेन्योर फिक्स होने का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए रहता ऑफिस में तो उसका टेन्योर फिक्स है। प्राइम मिनिस्टर, क्या उसका टेन्योर फिक्स है? नहीं है, नहीं, उसका टेन्योर फिक्स नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेन्योर फिक्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस सब का टेन्योर क्या है? 5 या 6 साल ऐसा फिक्स होता है ना। लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, इसका कोई टेन्योर ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस प्रेसिडेंट का प्लेजर का हिसाब से ही होल्ड करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, कुछ ग्राउंड होगा उसमें ही रिमूव करेगा। अगर डिस्प्लेजर कोई वजह से हुआ है, वैलिड रीजन है, तभी उसको रिमूव करेगा। लेकिन एज ए जनरल अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। इनको जो भी तनख्वाह मिलता है ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आ सकता है क्या वो हाई कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए? नहीं, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर जज ऑफ द हाई कोर्ट, या तो उस फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड क्या है, या 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर 5 साल और होगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिटीजन तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, सेकंड क्वालिफिकेशन में और सेकंड और थर्ड में, मतलब या तो सेकंड होने से भी चलेगा या फिर थर्ड होने से भी चलेगा। सेकंड क्या बोला है? 5 ईयर जज है, सुप्रीम हाई कोर्ट का जज होना 5 ईयर। ओके, अगर वो बंदा 5 साल हाई कोर्ट का जज नहीं है तो उसके पास 10 ईयर एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, मतलब 10 साल एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया वाला बंदा होना चाहिए। समझे? तो दो कंडीशन है, 5 ईयर एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और 10 ईयर एज ए एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, ऐसा ये होना चाहिए। उसके अलावा एक और आ जाता है, एक और इसलिए ये चौथा नंबर, वो एमिनेंट जुडिस्ट होना चाहिए। एमिनेंट जुडिस्ट किसका नजर में? इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का आई में वो एक एमिनेंट जुडिस्ट होना चाहिए। ये जो सेकंड जो कंडीशन है ना, इसमें और में है, इधर ये फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड, तीनों में से कोई एक कैटेगरी हो जाएगा तो वो क्वालिफाइड है टू बिकम ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं उनका ड्यूटीज क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है। ड्यूटीज पहले देखते हैं। देखिए, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल एडवाइजर है। अब आप सोच रहे हैं ये लीगल एडवाइजर क्या होता है? देखिए, जनरली एज ए ह्यूमन, इंसान का नॉर्मल पब्लिक का सोचिए, कुछ भी क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, या तो सिविल एक्ट हो जाता है, या तो लैंड डिस्प्यूट होता है, या तो फैमिली डिस्प्यूट होता है, लोग क्या करते? लोग लॉयर के पास जाते और लीगल एडवाइस मांगते ना कि ये मेरा लैंड का डिस्प्यूट हो गया, मैं क्या करूं। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट को भी इस तरह बहुत सारा चीजों में लीगल एडवाइस का जरूरत होता, तो ये अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइस देता फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? कभी बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसमें गवर्नमेंट का खिलाफ केस होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, हाई कोर्ट में। अब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट यही अटॉर्नी जनरल करेगा। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को तो पहला लीगल एडवाइस देगा, फिर इसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोर्ट में, या तो अदर इट इज हाई कोर्ट और इट इज सुप्रीम कोर्ट, उधर उसको रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को।
इसके अलावा अदर देन दिस परफॉर्म ड्यूटीज असाइन बाय द प्रेसिडेंट, ये वो सारे ड्यूटी परफॉर्म करता है जो प्रेसिडेंट को असाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका क्या क्या, अब ये तो इनका ड्यूटीज हो गया, ये सारे ड्यूटीज करते, फंक्शन करते। अब अटॉर्नी जनरल का कुछ राइट्स भी होगा और उसको कुछ प्रिविलेज भी मिलता होगा ना, तो चलिए उसका वो भी देख लेते हैं। राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब अटॉर्नी जनरल को बहुत बड़ा राइट मिलता है, वो हाउस का दोनों मतलब पार्लियामेंट का दोनों हाउस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस में बैठ सकता और बोल भी सकता, बोलने का अधिकार है, ये सबको नहीं होता, मतलब बहुत बड़ा पावर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नो राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ में एक ऑब्जेक्शन है, वो बैठ तो सकता लोकसभा में राज्यसभा में, बोल तो सकता लेकिन वोट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है क्या, अटॉर्नी जनरल, डू अटॉर्नी जनरल हैव द पावर टू वोट इन द पार्लियामेंट? एकदम सीधा आंसर नो, बट इज ही और शी हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट? यस, स्पीक करने का पावर है लेकिन वोट देने का पावर नहीं है, दोनों को डिस्टिंग्विश करिए, समझिए, ठीक है। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, ऑडियंस मतलब कोई भी कोर्ट में केस चल रहा हो, कुछ भी इशू है, जो भी कोर्ट में एज ए ऑडियंस वो बैठ सकता, आम पब्लिक जैसा बैठते ना ऑडियंस उस तरह बैठ सकता, ठीक है। नेक्स्ट, कैन कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन आता है, कैन ए अटॉर्नी जनरल कैन प्रैक्टिस प्राइवेट लीगल, कैन डू ए प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस? यस, वो कर सकता, मतलब वो अटॉर्नी जनरल है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एट द सेम टाइम में वो अपना प्राइवेट केस लेके भी मतलब लड़ सकता है, मतलब उसको गवर्नमेंट से तो एक सैलरी मिलेगा और प्राइवेट पार्टी से तो अपना एक सैलरी मिलेगा, मतलब उसको दोनों काम करने का परमिशन है, लेकिन हाँ वो कभी गवर्नमेंट का खिलाफ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार, मतलब उसको मिला है, राइट मिला है, अधिकार मिला है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट का खिलाफ वो प्रैक्टिस करे, नहीं, वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट में ही काम करना है, क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ही उसको परमिशन देता है कि वो लीगल प्रैक्टिस करे, सो ही कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इतना तो हो गया, अब इसका लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी याद रखना, देखिए कैन नॉट अपियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए अभी मैंने कहा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसका अगेंस्ट नहीं जा सकता, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, वो बैठ सकता पार्लियामेंट में, बोल सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता, तो यहाँ पर वही चीज को क्लियर किया, वो मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट वोट, सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर ही वोट कर सकते, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है इसलिए वोट नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ सकता, बोल सकता, ठीक है, क्वेश्चन भी रेज कर सकता, और नॉट ए कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होगा, वो तो अंडरस्टैंड ना, कैबिनेट मिनिस्टर कहां से बनता है, देखिए पार्लियामेंट में कौन कौन सा होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, यहाँ से 75 to 80 मेंबर का समूह क्या बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 15 to 20 मेंबर का समूह कैबिनेट मिनिस्टर बनता है। जब कोई बंदा पार्लियामेंट का ही बंदा नहीं है, मतलब पार्लियामेंट का ही मेंबर नहीं है, अगर कोई बंदा है मतलब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल, तो ऑब्वियसली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी बंदा नहीं होगा, मतलब उसका मेंबर नहीं होगा, इम्प्लिसिट है चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, अटॉर्नी जनरल के बाद एक एडवोकेट जनरल होता है, वो क्या है, देखिए अटॉर्नी जनरल ना फॉर सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल के लिए अटॉर्नी जनरल होता है और एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल के लिए होता है, सेम काम, अटॉर्नी जनरल जो काम कर रहा है सेम काम वो स्टेट में करेगा, लेकिन वो ये क्या नाम होगा, एडवोकेट, मतलब बंदा अलग रहेगा, अटॉर्नी जो काम सेंटर में अटॉर्नी जनरल करता है सेम काम स्टेट में एडवोकेट करेगा, और आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल को यूनियन लेवल के लिए डिफाइन किया गया है, आर्टिकल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल को स्टेट लेवल के लिए डिफाइन किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का तहत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा प्रेसिडेंट अपॉइंट अटॉर्नी जनरल फॉर द सेंटर के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को, ठीक उसी तरह गवर्नर एडवोकेट जनरल को स्टेट के लिए अपॉइंट करता, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता सेंटर के लिए, याद रखिएगा, तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करता स्टेट के लिए, ठीक है।
ठीक है। यूपीसी और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 76 आर्टिकल का क्या ये है संदर्भ में पूछ सकते हैं, क्या 76 आर्टिकल किसको इम्प्लीसिट करता है, क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इंपॉर्टेंट है कि उसको राइट टू स्पीक है बट नॉट वोट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू वोट, नो he does not have the right to vote, he has the right to speak, ठीक है, उसको स्पीक करने का पावर है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, he is appointed by the president, so he remain in office as per the pleasure of the president, प्रेसिडेंट का प्लेजर का बेस में ही वो ऑफिस होल्ड करता, ठीक है, ही होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इट इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी अटॉर्नी जनरल से लेकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इतना मैं कहूंगी इतना पढ़ो आपके लिए सफिशिएंट है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, एदर इट इज यूपीएससी और एसएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी अटॉर्नी जनरल टॉपिक से एमसीक्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जब आप लेसन को लर्न करोगे फिर उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और एकदम आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस यही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एमसीक्यू के साथ, उसके बाद हम देखेंगे एडवोकेट जनरल, ऐसा ही हमारा सेशन कंटिन्यू होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।